Hello everyone, this is Mohit Kumar. Today we are going to start chapter number 4 of class 12th chemistry, average rate of reaction. I welcome you all on my channel Future Chem. Show your love and support. तो चलो we start करते हैं. ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहला सवाल ये है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्या, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है. ओके, देखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो उस टाइम पे आपको एक फिजिक्स में रिलेशन समझाया जाता था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. मीन्स कि अगर आपको ए से बी पॉइंट पे जाने के लिए कोई डिस्टेंस कवर करनी होती है तो अगर आपको स्पीड पूछा है तो आप स्पीड को कैसे फाइंड आउट करते थे कि ए से बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर ये डिस्टेंस हो गया और टाइम मान लीजिए कि कितना टाइम इसके अंदर लग रहा है, तो टाइम हमने कंसिडर कर लिया. फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर के हिसाब से मैंने 3 आवर इसमें लगा. ठीक है, तो अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली क्या कहते थे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम स्पीड कहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग स्पीड कितना आ जाएगा, दैट इज 100 किलोमीटर एंड डिवाइड बाय 3 आवर. तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा डिवाइड बाय 33.3 किलोमीटर पर आवर. तो आपकी स्पीड आ गई 33.3 किलोमीटर पर आवर. अब ऐसे ही जैसे आपने स्पीड निकाल लिया किसी भी फिजिकल फैक्टर के लिए तो आपने उसकी एसआई यूनिट को मेंशन किया किलोमीटर पर आवर में और वो स्पीड हो गई. केमिस्ट्री में क्या हो रहा है कि केमिस्ट्री में एक रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ कन्वर्ट हो रही है. ठीक है, सबसे पहले आप ये जानिए कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब जब आपका टाइम 0 सेकेंड था, तो कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की थी वो मान लेते हैं 100% थी. ठीक है, कितने भी आप अपनी तरफ से मान लीजिए. और उस टाइम पे जब टाइम स्टार्ट हुआ ही नहीं है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू अगर 100% है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 0%. अब मान लीजिए आपने वो रिएक्शन स्टार्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए. मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर रहा हूँ कि भाई मैंने कोई रिएक्शन 20 सेकंड के लिए चला के छोड़ दी. तो मेरा जो कंसंट्रेशन आर था, ठीक है, आर को मैं इनिशियली R1 कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसे ही पी को P1. तो कंसंट्रेशन R2 की अब पहले से क्या हो जाएगी, घट जाएगी. तो मैंने इस कंडीशन में क्या किया, 100% की जगह उसको कंसिडर कर लिया कि ये 80% हो गए. ठीक है, 20 सेकेंड में. ऐसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू P2 कितना हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मेशन, दैट इज 20%. अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है कि R1 और R2 के बीच में आप देख रहे हैं कि R की कंसंट्रेशन घट गई. ठीक है, और P की जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई. तो सिमिलरली अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन इस तरह से करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ठीक है, या तो वो रिएक्टेंट भी हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट हो सकता है, टू द चेंज इन टाइम, टू द चेंज इन टाइम. मतलब टाइम के चेंज के साथ साथ जो आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में चेंज आया उसी को हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन को अपन किस में मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है मोल पर लीटर में, या फिर आप डायरेक्टली कैपिटल एम लिख सकते हैं. कैपिटल एम इज फॉर मोलैरिटी. ठीक है, और टाइम को सबको पता है कि टाइम को किस में मेजर किया जाता है, दैट इज सेकंड में, मिनट में या आवर में. इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले चेंज इन के अकॉर्डिंग इसकी एसआई यूनिट किस में आएगी. एसआई यूनिट के लिए आपको डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि एसआई यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, तो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, और टाइम का हो गया पर सेकेंड. तो आपकी एसआई यूनिट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ इस तरह. क्योंकि एसआई यूनिट के बेस पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, तो इसलिए मैं एसआई यूनिट को भी साथ साथ लेके चलूँ. तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. अब बात करते हैं कि इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव हो. देखिए, जैसे कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन में देखा कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, घट और बढ़ रही है. जैसे रिएक्टेंट की अभी हमने बात की थी, तो हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन पहले हमारा फाइनल कितना था, R2 एंड R1 इनिशियल कितना था, ऐसे ही टाइम 2 माइनस टाइम 1, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट. ये रिएक्टेंट की बात हो गई.
और ऐसे ही अगर हमें प्रोडक्ट की बात करनी होगी तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या कहेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज P2 की कंसंट्रेशन एंड माइनस P1 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इस तरह से वैल्यूज हो जाएगी। अब रिएक्टेंट की बात करते चलेंगे तो रिएक्टेंट के केस में क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट की मात्रा क्या हो रही थी, वो एक्चुअली डिक्रीज हो रही थी। आपने देखा था कि रिएक्टेंट की जो मात्रा है, मतलब जो अमाउंट है R2 इज 80 और R1 इज 100। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल रखेंगे दैट इज 80। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 100 एंड डिवाइड बाय टाइम 2 की वैल्यू कितना था 20 सेकेंड एंड डिवाइड बाय टाइम 1 था आपका 0 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -20 डिवाइड बाय 20। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ऐसा यूनिट मत भूलिएगा क्या लिखा था अभी, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट हम लिखेंगे दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट आया -1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट के लिए। अब प्रोडक्ट के केस में P2 माइनस P1 है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम देख रहे थे कि वो 20 हो गई थी, फाइनल कंसंट्रेशन 20% हो गया था और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारा कितना था, दैट इज 0%। तो लगाइए इसको फॉर्मूले में, P2 is 20 and P1 is 0 डिवाइड बाय T2 is 20 and T1 is 0। ठीक है, फाइनल टाइम कितना था 20 सेकेंड, इनिशियल टाइम कितना था 0 सेकेंड। तो इससे सॉल्व करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 20 को डिवाइड किया तो इनका भी आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन इसका आंसर पॉजिटिव है, इसका आंसर नेगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इस इंपॉर्टेंट चीज को क्या करना है, आपको समझ के रखना है कि जब जब हमारा रेट की बात करेंगे रिएक्टेंट के लिए, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट के टाइम पर क्या होता है, रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसके टाइम पे रेट हमेशा इंक्रीज होता है, उसको ध्यान रखिएगा, दैट इज इंक्रीज होता है। इसीलिए हम डिक्रीज हो रहे रेट को एक नाम और देंगे रिएक्टेंट के लिए, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है, याद रहेगा, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और इंक्रीज के टाइम पे हम क्या रखेंगे प्रोडक्ट के लिए, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, इस तरह से। तो अभी जितना भी हमने यहाँ पोर्शन स्टार्ट किया है, ये सारा का सारा हम एवरेज रेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, दूसरे नाम से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और उसके साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा उसको क्या कहेंगे हम, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक। अब इनकी जैसे अपने अभी एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे सॉल्यूशन पूरा का पूरा निकाला है, तो इसके बेस पर हम एक कॉमन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कॉमन फॉर्मूला किस तरह से होगा उसको समझिए। सो कॉमन फॉर्मूला क्या होगा उसको जानते हैं। तो कॉमन फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के केस में हम क्या कर रहे हैं, दैट इज कि इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस बॉक्स का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। बॉक्स को हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या, सॉरी, बॉक्स का मतलब है, बॉक्स का मीनिंग है यहाँ पर दैट इज ओनली कंसंट्रेशन, इसको याद रखिएगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द चेंज इन टाइम। लेकिन आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्टेंट जो था, मतलब रिएक्शन के लिए वो नेगेटिव आ रहा था, तो आपको अपनी तरफ से नेगेटिव साइन इसके अंदर ऐड करके चलना है, जिससे कि हमारा जो आंसर आए वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। एंड सिमिलरली इसी की तरह अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे
तो प्रोडक्ट में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द चेंज इन टाइम। ये दोनों के दोनों कॉमन फॉर्मूले होंगे दोनों के लिए, ठीक है, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए। ये दोनों के दोनों आपके फॉर्मूलाज को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरी तरफ से शायद आपको समझ आ गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्टेंट का जो फॉर्मूला हमने कैसे ड्राइव किया, ठीक है। इसको सिंपली और भी आप कर सकते हैं, R2 माइनस R1 ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम समझ लेंगे। और भी थोड़ा डिटेल में अगर हम इसको जानें तो इसको हम ऐसा करते हैं, ग्राफिकली समझ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ग्राफिकली क्या होता है। ग्राफिकली रेट ऑफ रिएक्शन 1 बाय हम बात करेंगे। पहले हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और पहले पॉइंट में हम रिएक्टेंट की बात करेंगे, दूसरे पॉइंट में हम प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं ग्राफ्स के लिए। तो रिएक्टेंट के केस में देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो रिएक्टेंट का ग्राफ जानिए, दैट इज रिएक्टेंट ग्राफ। देखो, रिएक्टेंट के ग्राफ के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो ग्राफ बन रहा है हमारा वो किस किस के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो ये हम इसकी वाई एक्सिस को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस। इसके लिए बना रहे हैं हम रिएक्टेंट के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। अब क्या है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, टाइम रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज स्मॉल टी, और यहाँ है आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को मैं पूरा लिख रहा हूँ, दैट इज कंसंट्रेशन। और किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो आर का कंसंट्रेशन। ये हो गया आपका ओरिजिन, दैट इज 0, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि आर की जो वैल्यू है वो टाइम के हिसाब से, जब भी प्रोडक्ट की तरफ बन रही होती है तो टाइम के हिसाब से आर की वैल्यू घटेगी। मतलब जो चीज आप ले रहे हैं एज ए रिएक्टेंट वो टाइम के हिसाब से घटता चला जाएगा, और जब घटता जाएगा तो आपके पास में स्टार्टिंग में जो वैल्यू होगी रिएक्टेंट की वो मैक्सिमम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ कि आर जो है, ये मेरा, ये आर नोड जो है, इसका मतलब मेरा 100% है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से क्या होगा, ये चेंज होता रहेगा, मतलब कम होता रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब टाइम के हिसाब से वो घटता चला जाएगा। अब जैसे टाइम के हिसाब से घटता जा रहा है, तो टाइम के हिसाब से अगर मान लीजिए मुझे किसी टाइम के हिसाब से अगर मुझे किसी पॉइंट्स पे इनका रिएक्शन का रेट निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे मेरे आर की कंसंट्रेशन कुछ, ठीक है, ये है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आर इज R1। और इस टाइम पे टाइम कितना था, इस पॉइंट पे टाइम कितना था, तो टाइम को यहाँ पे मेजर करेंगे, दैट विल बी T1। एंड सिमिलरली आपने कुछ टाइम बाद देखा बी पॉइंट पे उसकी कंसंट्रेशन आ गई, तो बी पॉइंट पे आपने उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया हुआ है, मान लेते हैं दैट इज R2, उसको पीछे की तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रहा आपका कंसंट्रेशन R2। और इस पॉइंट पे आपका टाइम कितना था, वो था आपका T2, ठीक है। अब यहां से आपने ए पॉइंट और ये बी पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है, इनके बीच में अगर आपने रेट निकालना है तो रेट को आप एवरेज रेट कहेंगे। जब आपके पास किसी दो पॉइंट के बीच में रेट निकालना होता है तो इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर ए वी। तो आर ए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज कि R2 मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल R1 डिवाइड बाय T2 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट, ठीक है। और इसी को हमने ओवरऑल अभी पीछे वाले तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करके बना दिया था, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द चेंज इन टाइम। और अपनी तरफ से नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि R2 की वैल्यू इसमें कम हो जाती है और R1 की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ओवरऑल फॉर्मूला एवरेज का ही आ जाएगा, ये है एवरेज रेट का फॉर्मूला। इसकी ऐसा यूनिट भी याद रखनी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये। अब मान लीजिए जैसे कि आप रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, तो रिएक्शन को यहाँ पे मेजर करते आ रहे थे कि R1 R2 R3 ऐसे ही करते आ रहे थे।
लेकिन मैं सडनली आपसे कह रहा हूं कि आप जो है इस सी पॉइंट पे मुझे बताइए कि केवल इसी सी पॉइंट पे कितना रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ऐसी स्टेट में क्या होता है कि जब हमें किसी भी पर्टिकुलरली एक ही पॉइंट पे रेट निकालना होगा, तो उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, और ऐसी स्टेट में निकालने वाले रेट को हम दूसरा नाम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो रेट इंस्टेंटेनियस इसे ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पहले इस पॉइंट को लेके टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इस टेंजेंट पे इस तरह से ट्राइंगल डिजाइन करना है। ये वाला जो पोर्शन है जो कि परपेंडिकुलर होगा, तो ये पैरेलल होना चाहिए आपके वाई एक्सिस के। ये आपकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर। और नीचे वाला जो मतलब सिंबल है या नीचे वाला जो लाइन है आपको डिनोट कर रहा है टाइम को। तो किसी भी पर्टिकुलरली एक टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा बहुत थोड़े से समय के लिए, दैट इज डी टी। और इस तरह से इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो ये आ गया डी आर और ये हो गया डी टी। तो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू हो जाएगी दैट इज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड डिवाइड बाय डी टी। इस तरह से ये आर जो होगा यानी कि रेट जो होगा ये इंस्टेंटेनियस होगा। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी पर्टिकुलरली एक ही समय के लिए। तो ये हुआ आपका रेट ऑफ रिएक्शन फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम, फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए ये आपने क्या किया है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई होगी आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के ग्राफ में क्या हो रहा है कि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट के बीच में अपने यहाँ पे मेजर किया था कि ए और बी के बीच में, ए के पॉइंट में हमने यहाँ पे मेजर क्या किया था कि ए पॉइंट में हमने आर वन कंसिडर किया और आर टू हमने बी पॉइंट पे किया। तो आर टू की जो वैल्यू है वो तो कम हो गई आर वन से, मतलब कि आर वन की जो वैल्यू है वो ज्यादा है आर टू से, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन फर्स्ट कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। फिर हम आगे चलते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। रिएक्टेंट की पूरा हो गया, ठीक है, रिएक्टेंट का मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसको समझा दिया दोनों तरफ से कि जब हम यहाँ पे आर वन की बात कर रहे थे, आर टू की बात कर रहे थे, ठीक है, आर वन की वैल्यू जो होगी आपकी ज्यादा होगी आर टू से, और इसी के अकॉर्डिंग आप उसको फिर सोल्व करेंगे तो टी टू और टी वन के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है।